Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide. आज हम सीखेंगे मेथड्स इन डिक्शनरी डेटा टाइप। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिक्शनरी के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक क्रिएशन, अपडेशन एंड डिलीशन। हमने सब कुछ डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे व्हाट आर द मेथड्स इन डिक्शनरी डेटा टाइप दैट कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। But before that, I would like to discuss some of the similarities between set and dictionary data type. जब हमने set data type डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि हमारे पास एक एरर आ रहा था अनहैशेबल टाइप का। जब भी हम एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे सेट डेटा टाइप के अंदर, तो हमें एक एरर दिख रहा था अनहैशेबल टाइप। फॉर एग्जांपल, सपोज ये मेरे पास सेट डेटा है एस, जिसके अंदर मैं सेव कर रही हूँ 1, 2, 3। तो ये तो सेव हो रहा था, बट अगर मैं सपोज मैं एक लिस्ट ले लेती हूँ 444, 555, 666, तो अगर मैं इसे रन करूंगी तो अभी एक एरर आएगा अनहैशेबल टाइप लिस्ट, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है और यहाँ पे मैंने लिस्ट को स्टोर करने की कोशिश की है सेट के अंदर, तो मुझे ये एरर दिख रहा है। अब आप डिक्शनरी भी पढ़ चुके हैं और अब आपको अच्छे से पता है कि डिक्शनरी के अंदर आपके पास जो भी वैल्यूज होती हैं वो की और वैल्यू के पेयर में होती हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कि हर एक की और वैल्यू की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको पता है कि डिक्शनरी के अंदर जो की होती है उसे हमने इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का ही बनाना होता है। तो अगर मैं एक की ले रही हूँ 1 और उसकी वैल्यू एसोसिएट कर रही हूँ ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एक की ले रही हूँ एक टपल टाइप का 2, 3 सपोज, और अगर मैं उसके साथ वैल्यू एसोसिएट कर रही हूँ कुछ भी 5, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं की ले लेती हूँ एक लिस्ट टाइप की, ठीक है, ये एक लिस्ट आपने ले ली सपोज 7, 7, और इसके साथ आपने वैल्यू एसोसिएट कर दी 8, 8, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप देखो कि ये जो की है ये है इंटीजर टाइप की, यानी इम्यूटेबल टाइप की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये की है टपल, टपल इम्यूटेबल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो मैं की ले रही हूँ वो है लिस्ट टाइप की, और लिस्ट होते हैं म्यूटेबल। तो अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो सेम आपको जो अभी सेट के टाइम पे एरर दिखा वही आपको एरर दिख रहा है अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो इसीलिए मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या सिमिलैरिटी है सेट के अंदर, क्योंकि इनका तो एरर भी सेम आ रहा है। और अगर आप देखें जो भी रिस्ट्रिक्शंस हमें सेट डेटा टाइप में देखनी पड़ रही थी वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हम डिक्शनरी के कीज के साथ भी देख पा रहे हैं। तो इसे डिस्कस करते हैं अच्छे से। सेट डेटा टाइप इज जस्ट लाइक डिक्शनरी डेटा टाइप विद कीज बट नो वैल्यूज। अगर डिक्शनरी के अंदर से वैल्यूज निकाल दो, खाली कीज रख दो, तो वो सेट डेटा टाइप बन जाता है। दोनों के दोनों हैश टेबल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इंटरनली एज डेटा स्ट्रक्चर। हमने देखा था कि सेट से पहले हमने जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े टप्पल तक, जिनमें ग्रुप ऑफ वैल्यू स्टोर हो रही थी, वहां पे हम इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। बट सेट और डिक्शनरी में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो वो क्या चीज है जिसकी मदद से हम सेट और डिक्शनरी में डेटा एक्सेस करते हैं? तो वो चीज है हैश टेबल। हैशिंग के कॉन्सेप्ट से, हैश टेबल के कॉन्सेप्ट से हम सेट और डिक्शनरी के वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर आप एरर देख रहे थे तो भी सिमिलर आपको एरर दिख रहा था अनहैशेबल टाइप का। तो सबसे पहले एक डिक्शनरी देखते हैं। डिक्शनरी के अंदर से वैल्यूज को हटा के कीज को स्टोर करते हैं सेट के अंदर और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है आपको। तो सपोज आपके पास ये एक एग्जांपल है, डिक्शनरी डेटा आपके सामने है। डिक्शनरी डेटा के अंदर मैंने एक टपल यूज किया है, टपल को की बना दिया है क्योंकि टपल होता है इम्यूटेबल। सो दिस इज अ टपल, दिस इज अ लिस्ट, दिस इज अ टपल एंड दिस इज अ लिस्ट। सो दिस इज अ टपल एंड दिस इज अ लिस्ट। तो मैंने प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए कीज और वैल्यूज को मैंने यहाँ पे असाइन किया है, क्योंकि कीज इम्यूटेबल होनी चाहिए इसलिए मैंने टपल का यूज किया है। वैल्यूज में इम्यूटेबल म्यूटेबल कुछ भी ले सकती हूँ इसलिए मैंने लिस्ट का यूज किया है। अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे पास डिक्शनरी में 3 एलिमेंट्स हैं। दिस इज एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, यानी टोटल 3 कीज एंड 3 वैल्यूज आर देयर इन माई डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। सो नाउ लेट अस क्रिएट अ सेट ऑब्जेक्ट एस, जिसको मैं एनक्लोज करूंगी कर्ली ब्रेसेस के अंदर। डिक्शनरी और सेट दोनों की ही वैल्यूज को एनक्लोज करने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस यूज
करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द की वैल्यूज इनसाइड माय सेट डेटा. तो यहाँ से मैंने एक पहली वाली की जो है, जो पहला टपल है वो एक्सट्रैक्ट करना है डिक्शनरी के अंदर से, वो उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया. वैसे ही दूसरा टपल भी मैं ले आऊंगी और वैसे ही तीसरा टपल भी मैं ले आऊंगी. तो ये तीनों की तीनों कीज जो है वो मैंने लिख दी हैं अपने सेट के अंदर, और हर एक वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉमा सेपरेटर यूज किया जाता है. ये चीज हर एक ऑब्जेक्ट में सेम है, वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए कॉमा सेपरेटर यूज होता है. अब ये बन गया मेरा सेट डेटा ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा सेट जो है इट इज एग्जैक्टली लाइक डिक्शनरी विद नो वैल्यूज. तो डिक्शनरी में आपके पास की और वैल्यू का पेयर है, सेट के अंदर सिर्फ कीज हैं. अब जो भी प्रॉपर्टीज डिक्शनरी की कीज अपनाती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज सेट में भी एप्लीकेबल होती हैं. तो चलिए एक टेबुलर फॉर्म में इसे समझने की कोशिश करते हैं. अगर इम्यूटेबिलिटी की बात करें तो सेट एलिमेंट्स आर इम्यूटेबल, डिक्शनरी कीज आर इम्यूटेबल. बट अगर वैल्यूज की बात करें, वैल्यूज में कुछ भी चलेगा, वैल्यूज में आप इम्यूटेबल म्यूटेबल कुछ भी डेटा ले सकते हैं. तो अगर आप देखें सेट और डिक्शनरी की कीज जो हैं वो सिमिलर हैं, क्योंकि सेट के एलिमेंट्स भी इम्यूटेबल होते हैं, डिक्शनरी कीज भी इम्यूटेबल होती हैं. ठीक है, अगर डुप्लीकेसी की बात करें तो सेट के एलिमेंट्स डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, वैसे ही डिक्शनरी कीज भी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए. इससे आप कुछ कुछ समझ पा रहे हैं कि डिक्शनरी कीज को उठा के हमने सेट में लिखा तो कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज तो सेम है. जो भी डिक्शनरी कीज की प्रॉपर्टीज है वही तो सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है. सेट के एलिमेंट्स डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए थे, तो डिक्शनरी कीज भी डुप्लीकेट हो नहीं सकती हैं, अलाउड नहीं है, ये मैंने आपको बताया हुआ है. डिक्शनरी वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड बट डिक्शनरी कीज कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड. ऐसे ही सेट के एलिमेंट्स भी डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं. तो अभी तक हम सीख रहे हैं कि सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो इम्यूटेबल होते हैं और डिक्शनरी कीज जो हैं वो भी इम्यूटेबल होती हैं. बट टेक्निकली स्पीकिंग इम्यूटेबिलिटी म्यूटेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हैशिंग का कॉन्सेप्ट. सेट और डिक्शनरी हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रही है, इसी की वजह से हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट लेना है, क्योंकि सेट के अंदर और डिक्शनरी के अंदर है हैशिंग का कॉन्सेप्ट. हैशेबल कौन कौन होता है? एलिमेंट्स ऑफ सेट शुड बी हैशेबल, डिक्शनरी कीज शुड बी हैशेबल, और डिक्शनरी वैल्यूज का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इस बात से, क्योंकि डिक्शनरी वैल्यूज को एक्सेस हम कीज के थ्रू कर रहे हैं, तो कीज हैशेबल होनी चाहिए. अब सेट के अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं वो हैशेबल होने चाहिए ताकि हम उन्हें एक्सेस कर सकें. तो यहाँ पे जो हैशेबल कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आया कहाँ से है, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ. जो भी पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स हैं बेसिकली इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं, और जब पाइथन बनी थी तो ये डेटा टाइप्स कुछ इस तरीके से बनाए गए कि जितने भी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं वो सब हैशेबल हैं, और जितने भी म्यूटेबल टाइप्स हैं वो सब अनहैशेबल हैं. तो सिर्फ और सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स ही हैशेबल है, इसीलिए हम यहाँ पे सेट के अंदर सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स ही यूज कर पा रहे हैं. अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे इम्यूटेबल म्यूटेबल में, तो आप याद रखिए कि जितने भी इम्यूटेबल हैं वो सब हैशेबल हैं. तो बेसिकली immutable is not important, hashable is important. Just because immutables are hashable, that is why immutables are important right now. ठीक है, तो अगर कल को आप एक क्लास खुद डिफाइन कर रहे हैं, खुद ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड इट इज हैशेबल, तो आप उसे यूज कर पाएंगे. इफ इट इज नॉट हैशेबल तो आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे. अभी हम यहाँ पे सिर्फ प्री डिफाइंड डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हमें पता हो कि इम्यूटेबल जो है वो हैशेबल होते हैं और म्यूटेबल जो है वो अनहैशेबल होते हैं. लिस्ट और सेट जो है वो म्यूटेबल होते हैं, तो म्यूटेबल है इसलिए वो अनहैशेबल है. बाकी जितने भी हैं वो सब हैशेबल हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग अ की ऑफ डिक्शनरी और फॉर यूजिंग देम एज एलिमेंट्स ऑफ सेट. ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी है सेट और डिक्शनरी में, और ये सिमिलैरिटी किसकी वजह से है? क्योंकि दोनों के दोनों इंटरनली हैश टेबल का यूज करते हैं फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, तो वैल्यूज इनकी भी हैशेबल होनी ही चाहिए. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक methods of dictionary data type, let us see some of the important methods or functions in dictionary. First method is dict method.
डिक्ट मेथड का यूज किया हमने एक डिक्शनरी को क्रिएट करने का। ऑल्दो डिक्ट फंक्शन जो है वो टाइप कास्टिंग फंक्शन होता है। अगर मुझे दूसरे डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है डिक्शनरी के अंदर तो भी मैं डिक्ट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ, बट अभी तक हमने यही सीखा था कि डिक्ट फंक्शन से हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रहे थे। अगर हम इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं डालते हैं तो एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल डी इज इक्वल टू डिक्ट फंक्शन, इट विल क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी। ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी, राइट। उसके बाद हम अगर इस डिक्ट फंक्शन में कोई डिक्शनरी डेटा डाल रहे हैं इन प्रॉपर सिंटेक्स, हमारे पास ये प्रॉपर सिंटेक्स है जिसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस रखे हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने दो की वैल्यू पेयर्स लिए हैं। हर एक की वैल्यू में एक की है 100 एंड वैल्यू है राम, सेकेंड एलिमेंट में की है 200, वैल्यू है श्याम। तो ये आपके पास डिक्शनरी डेटा है। अगर आप इसे डी में सेव करना चाहते हैं तो इसके साथ आप कर सकते हैं। इट विल क्रिएट डिक्शनरी विद स्पेसिफाइड एलिमेंट्स। ऑल्दो आप इसे बिना डिक्शनरी फंक्शन के भी कर सकते हैं। दिस इज जस्ट टू शो कि अगर आपको एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में डालना है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अगर आप लिस्ट ऑफ टपल्स को डिक्शनरी में डालना चाहते हैं तो ये आपके पास सिंटेक्स है। इस सिंटेक्स को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये काम आएगा आगे बहुत ज्यादा। जब आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग करेंगे तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। लिस्ट ऑफ टपल्स अगर आपको सेव करनी है डिक्शनरी के अंदर तो आप ये सिंटेक्स लिखेंगे। डिक्ट फंक्शन के अंदर आपको लेनी है एक लिस्ट। लिस्ट के अंदर आपको टपल्स में वैल्यूज डालनी है। हर एक टपल के अंदर एक की और एक वैल्यू होगा, यानी टपल के अंदर सिर्फ दो चीजें होने वाली हैं क्योंकि आपने एलिमेंट बनाने हैं। हर एक टपल एक एलिमेंट बनेगा डिक्शनरी के अंदर, तो हर एक टपल के अंदर दो वैल्यूज होनी चाहिए, एक की और एक वैल्यू। तो ये है पहला टपल आपके पास। इस टपल के अंदर दो वैल्यूज हैं 100 और राम। टपल के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं दोज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यहाँ पे इसी तरीके से सिंटेक्स लिखेंगे। प्रॉपर सिंटेक्स में लिखना है आपको। टपल के अंदर दो वैल्यू है यहाँ पे 100 और राम। वैसे ही टपल नंबर 2 है जिसके अंदर की है 200 और वैल्यू है श्याम, वैसे ही 300 और रोहित, ये थर्ड टपल है, ठीक है। और ये जो टपल के अंदर डेटा है ये सारा का सारा आपने एनक्लोज किस में कर दिया है, एक लिस्ट के अंदर एनक्लोज कर दिया है। सो राइट नाउ दिस इज अ लिस्ट ऑफ टपल एलिमेंट्स, ठीक है। इसे मुझे कन्वर्ट करना है डिक्शनरी डेटा के अंदर, तो मैं लिखूंगी इस सारे के सारे डेटा को डिक्ट फंक्शन के अंदर। अब ये क्या क्रिएट कर देगा, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल प्रोग्रामेटिकली। सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे डी, जिसके आगे हम लिख देंगे डिक्ट फंक्शन का। डिक्ट फंक्शन को यूज करते हुए हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर देंगे। नाउ इट इज एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। अगर आप टाइप भी चेक करते हो डी का, इट विल बी डिक्शनरी, ओके। ये एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गई यूजिंग डिक्ट फंक्शन। डिक्ट फंक्शन का और यूज क्या है, D1 ले लेते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा डिक्ट फंक्शन। डिक्ट फंक्शन के अंदर अगर मैं एक डिक्शनरी डेटा डालती हूँ, सपोज 1 एंड 111 कॉमा 2 222 कॉमा 3 एंड 333, ठीक है। तो अब D1 को प्रिंट करो। D1 के अंदर डिक्शनरी डेटा आ चुका है। तो अगर आप इस डिक्शनरी डेटा को D1 के अंदर सेव करना चाहते हैं तो भी डिक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, D2 इज इक्वल टू डिक्ट फंक्शन। डिक्ट फंक्शन के अंदर मुझे एक लिस्ट लेनी है। लिस्ट के अंदर टपल्स लेनी है। तो टपल्स में मुझे क्या रखना है, की वैल्यू पेयर रखना है। तो ये मैंने एक टपल क्रिएट किया, दूसरा टपल क्रिएट किया, तीसरा टपल क्रिएट कर दिया। अब नाउ दिस इज लिस्ट ऑफ टपल्स, ओके। इस टपल के अंदर मैं एक एंट्री ले रही हूँ 1 और साथ में वैल्यू रख दी A, देन की रख रही हूँ 2, साथ में वैल्यू रख दी B, देन की रख रही हूँ 3, साथ में वैल्यू रख दी C, ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर दिया। नाउ इफ आई प्रिंट D2 तो ये डिक्शनरी फॉर्मेट में आ गया है। अभी ये टपल फॉर्मेट में था, अब ये डिक्शनरी फॉर्मेट में आ गया है। सो वी हैव कन्वर्टेड दिस लिस्ट ऑफ टपल्स इनटू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तीन चीजों के लिए आप डिक्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, टू क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी, टू क्रिएट अ डिक्शनरी विद स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर्स, एंड टू क्रिएट अ डिक्शनरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ टपल्स, ओके।
नेक्स्ट फंक्शन इज लेंथ फंक्शन. लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन द डिक्शनरी. आपने ये बहुत सारे डेटा टाइप्स में ऑलरेडी सीख लिया हुआ है. लेंथ जो है रिटर्न करता है नंबर ऑफ आइटम्स इन डिक्शनरी. तो अगर मेरी डिक्शनरी में अभी ये वाला डेटा पड़ा हुआ हो सपोज, तो इसका जब इस पे मैं लेंथ फंक्शन अप्लाई करूंगी तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा. अगर मैं लिखती हूँ लेंथ ऑफ डी तो आउटपुट मिलेगा 3, क्योंकि इस टाइम एलिमेंट्स कितने हैं डिक्शनरी के अंदर, 1 2 3. 3 एलिमेंट्स आर देयर इन माय डिक्शनरी, तो लेंथ आ गई 3. ठीक है. अब अगला मेथड है क्लियर मेथड. क्लियर मेथड यूज करते हैं हम टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी. हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना सीखा था डिक्शनरी के अंदर जब हमने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखा था लास्ट वीडियो में. हमने देखा सिंगल एंट्री को रिमूव करने के लिए हम एक डिलीट कीवर्ड का यूज कर रहे थे, बट अगर हमें सारी की सारी एंट्रीज एक ही साथ रिमूव करनी थी तो हम क्लियर मेथड का यूज कर रहे थे. ये इसका प्रॉपर सिंटेक्स होता है डी डॉट क्लियर मैथड. इससे सारी की सारी एंट्रीज रिमूव हो जाती हैं और आपके पास आउटपुट क्या मिलता है, एम्प्टी डिक्शनरी. ओके. देन वी हैव गेट मेथड. गेट मेथड की मदद से हम एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं. इसका प्रॉपर सिंटेक्स होता है, अगर आप लिखते हो डी डॉट गेट और इस के अंदर पैरामीटर डालते हो की, तो की के साथ जो भी एसोसिएटेड वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो डी डॉट गेट 1, तो जो आपको प्रीवियस एग्जाम्पल बताई डिक्शनरी की, वहां पे की क्या थी 1, तो उसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू थी ए. तो अगर आप लिखोगे डी डॉट गेट 1, 1 है की, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, ए, जो कि इस की के साथ एसोसिएटेड वैल्यू है. If the key is available, then it is going to return the corresponding value. Otherwise, it will return none. इट वोंट रेज एनी एरर. तो ये पॉइंट आया कहाँ से है, बेसिकली वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मुझे एक वैल्यू को एक्सेस करना है तो आई कैन यूज द की इन अ वे. मुझे लिखना होता है डी और डी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके उसमें अगर मैं कोई की स्पेसिफाई कर रही हूँ तो उसकी एसोसिएटेड वैल्यू मुझे आउटपुट में मिल जाती थी. बट अगर उस केस की बात करें, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. ये आपके पास डिक्शनरी क्रिएटेड है D2. ठीक है, इसमें ये डेटा पड़ा हुआ है. अगर मैं एक्सेस करना चाहती हूँ D1 को, तो मैं सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, प्रिंट ऑफ D और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 1. तो यहाँ आ गया की एरर बिकॉज D के अंदर 1 नहीं है. D इज एन एम्प्टी डिक्शनरी, आई एम सो सॉरी. D2 इज द थिंग. तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके फिर से रन कर देती हूँ. D2 के अंदर 1 है जो की, उसके साथ वैल्यू के एसोसिएटेड है A, तो मुझे आउटपुट मिल गया. सो दिस इज वन वे टू एक्सेस वैल्यू यूजिंग की. बट अगर मुझे ऐसे नहीं करना है तो मैं लिखूंगी डी डॉट गेट, गेट के साथ मैं लिख दूंगी की, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा जो भी इसके साथ एसोसिएटेड है. तो दिस इज द अदर वे टू एक्सेस वैल्यू जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं. बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस तरीके से अगर आप लिख रहे हो तो अगर आप कोई ऐसी की स्पेसिफाई करते हो जो डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो आपको की एरर मिल जाएगा. बट अगर आप गेट मेथड यूज करते हो तो कोई एरर नहीं मिलता है. सपोज ये जो D2 डिक्शनरी है, मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ. इस डिक्शनरी के अंदर ये की है 1, की है 2 और की है 3. अगर मैं यूज करती हूँ D2 का और एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ की 4 को, तो एरर आ जाएगा की एरर, क्योंकि इस डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू 4 है ही नहीं. ठीक है, लेकिन अगर मैं गेट मेथड का यूज करके ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म करती तो एरर नहीं आता. तो दिस इज सेविंग मी फ्रॉम गेटिंग एन एरर, जो कि एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती है प्रोग्रामिंग में. एरर आना बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं मानी जाती है. प्रोग्राम जो है आपका एब्रप्टली बंद हो जाता है, विच इज नॉट रिकमेंडेड. तो गेट मेथड से हम एरर से बच पा रहे हैं. अगर वो की वैल्यू नहीं है आपकी डिक्शनरी में तो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन एरर भी नहीं आएगा. अब यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है तो इट वुड क्रिएट सम कंफ्यूजन इन द यूजर्स माइंड कि हुआ क्या, कुछ आउटपुट आ ही नहीं रहा है. तो यूजर दोबारा रन करने की कोशिश कर देगा. यूजर को लगेगा पता नहीं क्या हुआ, मैं दोबारा से रन कर देता हूँ, शायद आउटपुट आ जाए. तो जितनी बारी भी यूजर रन करने की कोशिश करेगा आउटपुट नहीं आएगा. सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड. यूजर को एक प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए कि आप गलत वैल्यू एक्सेस कर रहे हो और वैल्यू नहीं है हमारी डिक्शनरी में, तो आपको कुछ आउटपुट मिलने नहीं वाला है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी चीज को ऐसे लिखेंगे D2 डॉट गेट 4.
अगर मैं कोई ऐसी की सर्च करने की कोशिश करूँ जो डिक्शनरी में नहीं है, तो एक मैसेज प्रिंट हो जाए नॉट फाउंड, या आ जाए की नॉट फाउंड। ठीक है, तो आप लिखोगे की नॉट फाउंड और इसको बंद कर दोगे। सो दिस इज द डिफॉल्ट मैसेज दैट यू कैन प्रिंट अगर की नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, की नॉट फाउंड। अगर मैं इसे रन कर रही हूँ तो मुझे एक मैसेज मिल रहा है की नॉट फाउंड, क्योंकि ये वाली की जो है हमारी डिक्शनरी में नहीं है। बट अगर कोई ऐसी की सर्च कर रहे हो जो है ऑलरेडी इसके अंदर, तो कुछ भी, तो उसकी एसोसिएटेड वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप वन को सर्च करते हो, वन है इस डिक्शनरी के अंदर, तो आपको ये वाला मैसेज ना प्रिंट होके एसोसिएटेड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ यूजिंग गेट मेथड। आप इसके साथ डिफॉल्ट मैसेज एसोसिएट कर सकते हो, या आप कह सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू एसोसिएट कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसी की सर्च कर रहे हो जो इसके अंदर नहीं है, देन या तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, कुछ भी एसोसिएटेड वैल्यू डाल दो, डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो, या फिर आप यहाँ पे एरर मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट किया है, बट आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू आपको रखनी है कोई, सपोज आपने एक डिक्शनरी क्रिएट की है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ ना कुछ मार्क्स हैं। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के आपने मार्क्स लिखे हुए हैं। अब आप किसी ऐसे स्टूडेंट का डेटा सर्च करने लगे हो जिसकी एंट्री आपने डिक्शनरी में नहीं की हो, तो आप ये गेट मेथड का यूज करके एक डिफॉल्ट मार्क्स उसमें डाल सकते हो कि सब बच्चों ने इतने मार्क्स लिए हैं, उसका एवरेज डाल सकते हो। ऐसी चीजें हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग में। जब हमारे पास मिसिंग डेटा होता है तो हम डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी आप वो चीज कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। इन केस वो की प्रेजेंट नहीं हुई तो आपको ये डिफॉल्ट वैल्यू दिखेगी, अदरवाइज आपको एसोसिएटेड वैल्यू ही दिखने वाली है। Let us write a program to find number of occurrences of each vowel present in this given string. अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कोड सीखा हुआ है तो जरूर कमेंट सेक्शन में इसका लॉजिक मुझे बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बहुत इजी सा प्रोग्राम है। हमें यूजर से डेटा लेना है, उस डेटा के अंदर हमें चेक करना है कि वॉवल्स कितनी बारी अकर कर रहे हैं, एक एक वॉवल कितनी बार अकर कर रहा है। ये सारा का सारा डेटा हमें डिक्शनरी में सेव करके उसका आउटपुट देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आउटपुट नाम की डिक्शनरी क्रिएट कर दूंगी। एक एम्प्टी डिक्शनरी में क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं रिजल्ट सेव करने वाली हूँ। एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट ले रही हूँ जिसके अंदर मैं यूजर इनपुट सेव करने वाली हूँ। मैं यूजर के लिए मैसेज लिख देती हूँ एंटर डेटा, एंटर डेटा, और ये सेव हो जाएगा डेटा के अंदर। इनपुट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और वो स्ट्रिंग सेव हो जाएगी डेटा के अंदर। अब मुझे लेना है एक सेट वॉवल्स नाम का जिसके अंदर मैं वॉवल्स सेव कर दूंगी। ठीक है, तो ये वॉवल्स मैंने सेव कर लिए इस सेट डेटा के अंदर। ठीक है, अब ये हमारे पास जो हमें वेरिएबल्स चाहिए थे वो हमने लिख लिए हैं। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर एक्स इन डेटा, फॉर ईच कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग डेटा। सपोज यूजर ने ले लिया पाइथन, तो हर एक कैरेक्टर के लिए मुझे चेक करना है क्या वो कैरेक्टर वॉवल है या नहीं है, इसलिए मैं ये लूप लगा रही हूँ फॉर एक्स इन डेटा। अब मुझे चेक करना है तो मैं इफ कंडीशन यूज करूंगी। इफ एक्स इन वॉवल, इफ एक्स इन वॉवल्स, यानी अगर ये एक्स जो है, जो ये कैरेक्टर है, ये वॉवल्स में से कोई एक है, देन डू सम टास्क। ओके, ये इन ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, ये हम यूज करते हैं टू चेक वेदर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट और नॉट। तो ये मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे। अब मुझे क्या टास्क परफॉर्म करवाना है। अगर ये कैरेक्टर एक वॉवल है तो मुझे इसे डिक्शनरी में ऐड करना है। डिक्शनरी का नाम है आउटपुट। आउटपुट के अंदर मुझे कोई भी डेटा ऐड करना होता है तो मुझे की स्पेसिफाई करनी होती है। अब मैं ये की लिख रही हूँ, एक्स नाम की है, यानी ये जो कैरेक्टर है जो कि एक वॉवल है सपोजिटली। अगर हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं दैट मीन्स ये एक्स वॉवल है, अदरवाइज ये यहाँ से अंदर एंटर नहीं हो पाता। मैंने चेक लगा दिया है, अगर एक्स वॉवल है तभी हम यहाँ पे पहुंचेंगे, अदरवाइज ये जितनी भी चीजें मैं इफ कंडीशन के आगे लिखूंगी वो स्किप हो जाएंगी। अब मैं ले रही हूँ आउटपुट ऑफ एक्स। एक्स मेरी की है, इसके अंदर मुझे डेटा सेव करना है। जो भी वैल्यू लिखनी होती है वो मुझे यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, ये मेरी की है। की के अंदर मुझे क्या लिखना होता है, वैल्यू। ये मैं आपको
एक तरीके से बता रही हूँ। की जगह मैं लिख दूंगी x जो कि एक वॉवल है। वैल्यू मुझे क्या सेव करनी है, अगर मैं आपको एक मिनट, अगर मैं आपको बताना चाहूँ मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, मुझे आउटपुट क्या चाहिए, जो मेरा डेटा बना हुआ आए ना वो कुछ इस तरीके से डिक्शनरी में आए जिसमें मुझे लिखा हुआ मिल जाए कि ए कितनी बार है, सपोज ए 2 बार है। जो भी मैं डेटा डालूंगी यहाँ पे, वो जो डेटा सेव होगा उसमें मुझे पता लग जाए कि ए कितनी बारी है, ई कितनी बार है। तो इतनी इस तरीके से डेटा आउटपुट में आना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं, इस तरीके से मुझे डेटा चाहिए कि ये जो ए है या ये जो वॉवल है ये की माना जाए और जितनी बार वो वॉवल अकर कर रहा है वो वैल्यू मानी जाए। ठीक है, तो ये वॉवल है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वॉवल। अगर पहले देखो एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इन द स्ट्रिंग। अगर वो कैरेक्टर एक वॉवल है, जैसे कि ओ एक कैरेक्टर भी है और एक वॉवल भी है, तो इसके लिए एक टास्क परफॉर्म करो। तो ये एक्स मुझे की बना देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है, एक्स की बन गई और इसके आगे मुझे वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करने के लिए मुझे एक अलग सा लॉजिक लिखना पड़ेगा, आउटपुट डॉट गेट मैथड। गेट मैथड का यूज करके मुझे क्या मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है उस पर्टिकुलर की जो मैं इसमें स्पेसिफाई करूं। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि गेट मेथड के थ्रू मुझे एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने को मिलता है, जो भी मैं की स्पेसिफाई करती हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं x लिखूंगी, तो अगर इस डिक्शनरी के अंदर वो वॉवल हुआ तो उसकी वैल्यू यानी कि उसकी अकरेंस कितनी बारी है वो काउंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, वो काउंट रिप्लेस हो जाएगा जो इस डिक्शनरी के अंदर होगा। फिलहाल जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इस आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि गेट मेथड क्या करता है, अगर आप इसे कोई की दे रहे हैं कि इसकी वैल्यू आउटपुट दो, अगर डिक्शनरी में वो की नहीं है तो आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलता है। ये मैंने आपको भी दिखाया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकती हूँ, तो कुछ भी ना आउटपुट हो, इससे अच्छा मेरे पास कुछ मुझे इससे एक्सट्रैक्ट करने को मिल जाए। दैट मीन्स अगर मेरी डिक्शनरी एम्प्टी है तो काउंट 0 हुआ, मतलब कि अगर वो वॉवल नहीं है और मेरी डिक्शनरी एम्प्टी है तो उस की पे 0 आ जाए। ठीक है, अब ये मैंने डिफॉल्ट वैल्यू रख दी 0। अब डिफॉल्ट वैल्यू तभी कंसीडर होती है जब वो की डिक्शनरी में ना हो। अगर वो की डिक्शनरी में हुई तो जो उसकी वैल्यू होगी वही हमें आउटपुट मिलेगी। अब जो भी वैल्यू ये गेट मेथड मुझे देने वाला है, चाहे 0 चाहे एक्चुअल काउंट, उसमें मैं इंक्रीमेंट करना चाहती हूँ 1, ताकि जब ये प्रोग्राम चलते जाए और लूप चलते जाए तो ये इंक्रीमेंट होते जाए। अगर वैल्यू अकर कर रही है, अगर वॉवल अकर कर रहा है तो इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये इफ कंडीशन के अंदर लिखा है। तो इसे मैं कर देती हूँ डिलीट। अब ये इफ कंडीशन के अंदर चीज मैंने लिख दी, अब मैं आऊंगी इस लूप से बाहर। तो ये मेरा डिक्शनरी डेटा हो गया है तैयार। अब मुझे इसे आउटपुट में शो करना है, तो मैं लिख दूंगी फॉर की इन आउटपुट। आउटपुट के लिए मैं एक की ले रही हूँ। हर एक की जो है आउटपुट के अंदर, यहाँ पे मैंने की लिखा है, यहाँ पे आप के भी लिख सकते हैं, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो की लिख दीजिए या के लिख दीजिए, वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ बताने के लिए, आपको इन्फॉर्मेटिव करने के लिए ऐसे की लिख रही हूँ। आउटपुट के अंदर जो भी की है उसके लिए मुझे एक टास्क परफॉर्म करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है किसको, पहले तो मुझे की प्रिंट करवानी है, साथ ही साथ मैं एक लाइन पुट कर देती हूँ ताकि की और वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंशिएट हो जाए। अब वापस से मुझे की के साथ एसोसिएटेड वैल्यू आउटपुट में चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगी, आउटपुट। आउटपुट के अंदर मैं या तो इस तरीके से की लिख सकती हूँ या मैं गेट मेथड के थ्रू लिख सकती हूँ। गेट मेथड के थ्रू लिखने के ज्यादा फायदे होते हैं, इसलिए मैं गेट मेथड के थ्रू लिखूंगी। तो ये आ गया की एंड इसे मैं करूंगी सेव। अब इसे रन करके देखते हैं। एंटर डेटा। नाउ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आप कुछ भी डेटा इनपुट कर सकते हैं, ये यूजर के ऊपर होता है, कुछ भी डेटा यूजर इनपुट कर सकता है। मैंने यहाँ पे इनपुट किया वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया। देखो क्या आउटपुट आ रहा है, ई इज द की एंड उस ये जो ई है ये 4 बार अकर कर रहा है। देखो चेक कर लेते हैं 4 बार अकर कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस डेटा में। दिस इज 1, दिस इज 2,
दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो ई एक वॉवल है जो कि 4 बार अकर कर रहा है, ओ सिर्फ 3 बार अकर कर रहा है, यू सिर्फ 2 बार अकर कर रहा है, ए सिर्फ 1 बार अकर कर रहा है। तो इस तरीके से आ रहा है। अगर आप इसे सिंपली एज डिक्शनरी डेटा शो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगी प्रिंट आउटपुट। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। मैं एक लाइन ले लेती हूँ ताकि आपको डेटा जो है डिफरेंशिएट होके दिख जाए। ठीक है, तो ये मैंने किया सेव। अब मैं इसे करूंगी रन अगेन। ये देखो डिक्शनरी डेटा किस तरीके से आएगा। डिक्शनरी डेटा इस तरीके से आता है जिसमें की एक वैल्यू होती है एसोसिएटेड बाय कॉलन एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, तो ये वॉवल है जिसको मैंने की कंसीडर करवाया है और ये इसकी अकरेंस है। ये मैंने डेटा खुद इस डिक्शनरी में इनपुट किया। फर्स्टली मैंने इसे एम्प्टी डिक्शनरी लिया था। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता गया आपने देखा कि आप चेक कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे अब मैंने क्या डेटा लिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हर एक अल्फाबेट चेक हुआ, हर एक अल्फाबेट के लिए चेक किया गया क्या वो वॉवल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये टास्क परफॉर्म नहीं हुआ होगा। आगे बढ़े होंगे और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर चेक हुआ। अगर ये कैरेक्टर वॉवल है तो क्या करो, उस वॉवल को सबसे पहले तो सर्च करो क्या वो डिक्शनरी में है। तो गेट मेथड क्या करता है, सबसे पहले सर्च करता है क्या वो की जो है वो डिक्शनरी में है। अगर डिक्शनरी में है तो वो हमें उस डिक्शनरी के साथ जो की, उस डिक्शनरी के अंदर जो की है उसकी एसोसिएटेड वैल्यू मुझे दे देगा। अगर वो नहीं है तो मैंने यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की है वो मुझे मिल जाएगी। तो अभी इस टाइम यहाँ पे क्या आउटपुट आया होगा, यानी इस गेट मेथड ने क्या रिटर्न किया होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे डिक्शनरी एम्प्टी है। 0 के साथ 1 ऐड होके 1 बना होगा, तो की होगी ई पे क्या चला गया होगा, 1। जैसे जैसे आगे प्रोग्राम बड़ा होगा तो की ये जो की है ई, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 टाइम्स हो गई होगी और इसीलिए यहाँ पे जो काउंट आ रहा है वो आ रहा है 4। ओके, तो इसी तरीके से आप कैरेक्टर काउंट भी कर सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का, स्पेशल कैरेक्टर का, स्पेसेस का, जैसा चाहे आप इसे मैनिपुलेट करके, थोड़ी सी मैनिपुलेशंस के साथ ही आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं ऐसे प्रोग्राम से। तो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। तो ये अब मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप इसे किस तरीके से मैनिपुलेट करके अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाते हैं इसी के ऊपर। नेक्स्ट मेथड जो हमें डिस्कस करना है वो है पॉप मेथड। तो जब हमने सेट में पॉप मेथड यूज किया था तो रैंडमली कोई भी वैल्यू जो है वो रिमूव हो रही थी सेट के अंदर से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम जो स्पेसिफाई करेंगे की, उसी की एसोसिएटेड वैल्यू यानी वो पूरी की पूरी एंट्री डिलीट होने वाली है सेट के अंदर से। हमने जब डिलीशन ऑपरेशन पढ़ा डिक्शनरी में इन द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, वहां पे भी हमने सीखा था कि अगर मुझे कोई एक स्पेसिफाइड एंट्री डिलीट करनी है तो उसकी मुझे की स्पेसिफाई करनी होती है और डिलीट कीवर्ड यूज करना होता है DEL, उससे भी मैं डिलीट कर सकती हूँ। सो दैट वाज फर्स्ट ऑप्शन टू डिलीट एन एंट्री फ्रॉम डिक्शनरी। अगर मैं उस तरीके से नहीं करना चाहती हूँ तो मैं पॉप मेथड का भी यूज कर सकती हूँ। पॉप मेथड के आर्ग्यूमेंट में मुझे की स्पेसिफाई करनी होती है ताकि मैं उस की से एसोसिएटेड जो एंट्री है वो मैं डिलीट कर सकूँ ऑब्जेक्ट में से। इसका सिंटेक्स है d.pop और पॉप के अंदर मुझे की वैल्यू लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिक्शनरी में की है 1 तो आपको वो डेटा, आपको वो एंट्री डिलीट करनी है तो आप लिखोगे पॉप मेथड के अंदर 1। तो आउटपुट में आपको उसका एसोसिएटेड डेटा भी दिख जाएगा। जो भी उस की के साथ एसोसिएटेड डेटा होगा वो आपको आउटपुट में दिख जाएगा और पूरी की पूरी एंट्री डिलीट हो जाएगी डिक्शनरी के अंदर। If the specified key is not available then you will get key error। of course अगर वो की नहीं हुई तो आपको error दिखेगा। Then you have pop item, it removes an arbitrary item key value from dictionary and returns it। ठीक है, अब जैसे pop method है वो क्या रिमूव कर रहा था, pop method रिमूव कर रहा था जो भी की आप स्पेसिफाई कर रहे हो उस की के रिलेटेड जो एंट्री है वो डिलीट कर रहा था। pop item रैंडमली कुछ भी डिलीट कर देगा।
कोई भी एंट्री जो है वो डिलीट कर देगा, कोई भी एक की वैल्यू पेयर डिलीट करके आपको आउटपुट में दिखा देगा भाई मैंने ये डिलीट कर दिया है। तो सपोज आपके पास ये डिक्शनरी डेटा है, डिक्शनरी डेटा में आप यूज कर रहे हो पॉप आइटम, आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं करना है, अगर आप पास करोगे तो एरर आ जाएगा क्योंकि पॉप आइटम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। अब मैंने लिखा डी डॉट पॉप आइटम तो रैंडमली ये जो लास्ट इसमें एलिमेंट है वो डिलीट हो गया, पूरी की और वैल्यू दोनों साथ में डिलीट होते हैं, कभी भी एक चीज नहीं डिलीट होती है। तो ये पेयर में होता है, डेटा पेयर में ही डिलीट होता है और आउटपुट भी आपको पेयर में दिख गया पॉप आइटम में। पॉप में आपको सिर्फ वैल्यू दिखती है, की नहीं दिखती है, की आप खुद स्पेसिफाई करते हो, आपको उसकी एसोसिएटेड वैल्यू जो है रिटर्न में मिल जाती है और एंट्री डिलीट हो जाती है। बट पॉप आइटम में एंट्री डिलीट होने के साथ साथ आपको की वैल्यू पेयर दोनों ही दिख रहे हैं। इफ द डिक्शनरी इज एम्प्टी देन यू विल ऑब्वियसली गेट की एरर। नाउ यू हैव this method keys, it is going to return all the keys associated with dictionary, and similarly you have a method values which is going to return all the values associated with the dictionary. I'll show you this with an example. तो suppose मैंने ये dictionary data ले लिया है, इसे मैं रन कर लेती हूँ, इसका टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ डी है डिक्शनरी। ये मैंने डिक्शनरी डेटा ले लिया है। अब मैं अगर सपोज यहाँ से डिलीट करना चाहती हूँ कोई भी एंट्री, तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं DEL लिखूंगी, डी ऑफ, और मुझे लिखनी होती है की, तो मैं लिखूंगी की, ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसे रन करूंगी ये डिलीट हो जाएगा, मैंने इसे रन करके आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डी डॉट पॉप, तो पॉप में भी मुझे प्रोवाइड करनी होती है की, तो क्या यहाँ पे आउटपुट क्या आया, रमन। तो जो भी इस की के साथ एसोसिएटेड वैल्यू थी वो मुझे आउटपुट में मिल गई, और अब इस डी के अंदर से ये वाली एंट्री भी रिमूव हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये वाली एंट्री अब यहाँ से रिमूव हो गई है। अगर मैं यूज करती हूँ पॉप आइटम का, तो पॉप आइटम से कुछ भी रैंडमली डिलीट हो जाएगा। ये रैंडमली डिलीट हुआ है, लास्ट वाली जरूरी नहीं है, इस बार डिलीट हुई है तो लास्ट वाली ही लास्ट वाली ही फिर से डिलीट होगी एंट्री। ये रैंडमली डिलीट हुई है और मुझे की वैल्यू का पूरा पेयर एज अ टपल यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब अगर मुझे चाहिए कि मैं सारी की सारी कीज देख पाऊं, बट बिफोर दैट हम डी को प्रिंट करके देख लेते हैं। अब इस डी के अंदर तीन ही एलिमेंट्स बचे हुए हैं, अब मुझे इनकी कीज जाननी है अलग से, तो मैं लिखूंगी डी डॉट कीज, कॉल कर दूंगी, तो यहाँ पे मेरे को सारी की सारी कीज की लिस्ट मिल गई है। ठीक है, ये लिस्ट मुझे मिल गई है। अगर मैं इसे कॉपी करती हूँ और मैं टाइप जानना चाहती हूँ ये किस टाइप की मुझे वैल्यू प्रोवाइड करता है ये मेथड, तो मुझे डिक्शनरी कीज टाइप की ही वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। ये आपको लिस्ट में मिल गई हैं कीज जो भी इस डिक्शनरी के अंदर थी। इसी तरीके से अगर आपको अलग से जानना है कि इस डिक्शनरी के अंदर मुझे नहीं जानना कि पेयरिंग में क्या डेटा है, मुझे सिर्फ जानना है कि इस डिक्शनरी के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज मेथड यूज करूंगी, डी डॉट वैल्यूज, और मुझे सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, कीज के लिए कीज मेथड, वैल्यूज के लिए वैल्यूज मेथड। अब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने पेयर 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 बातें की हैं, हर बार बोला कि पेयर में होता है डेटा, पेयर में होता है, और अब जाके हम अलग कर रहे हैं इनको, अब कीज अलग से देख रहे हैं, वैल्यूज अलग से देख रहे हैं। तो एक बार इनको एक पेयर में भी देख लेते हैं। अगर मुझे डेटा पेयर में ही चाहिए है और इस डिक्शनरी फॉर्मेट में नहीं चाहिए है, मुझे पेयर में डेटा चाहिए, तो मैं लिखूंगी डी डॉट आइटम्स, डी डॉट आइटम्स लिखूंगी तो मुझे देखो डेटा पेयर में मिल गया। दिस इज वन पेयर, दिस इज सेकेंड पेयर, दिस इज थर्ड पेयर, और आप देख रहे हो दिस इज लिस्ट ऑफ टपल्स। जिस तरीके से मैं टपल्स लिस्ट ऑफ टपल्स से डिक्शनरी क्रिएट कर रही थी, उसी तरीके से मैं एक्सट्रैक्ट भी कर पा रही हूँ। अगर आपको याद होगा तो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी ले लेती हूँ x, जिसके अंदर मैंने डिक्ट फंक्शन का यूज किया था। डिक्ट फंक्शन के अंदर अगर मैं लिस्ट ले लेती हूँ और लिस्ट के अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट टपल्स लेने की कोशिश करती हूँ, तो वो टपल के अंदर मैं की वैल्यू प्रोवाइड करूंगी, और जो भी की वैल्यू प्रोवाइड करूंगी वो डिक्शनरी फॉर्मेट में आ रही थी। सपोज 1,11, 2,22 एंड 3,33। तो
x को अब अगर आप नोटिस कर रहे हो तो की वैल्यू पेयर्स बन गए थे। इसी तरीके से मैं इसको वापस एक्सट्रैक्ट भी कर सकती हूँ x डॉट आइटम्स से। ये क्या दे देगा, ये मुझे लिस्ट ऑफ टपल्स दे देगा। इसके अंदर हर एक टपल के अंदर एक की है, एक वैल्यू है। इसको एक्सट्रैक्ट करने का एक और तरीका होता है, आप लिख सकते हो फॉर की कॉमा वैल्यू इन डी डॉट आइटम्स। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है और कुछ नहीं है। आप जैसे एक चीज यहाँ पे लिख रहे थे फॉर में, अब आप दो चीजें भी लिख सकते हो। दिस इज नथिंग बट अ टपल, यू आर गेटिंग टपल फ्रॉम आइटम्स मेथड। आप इसे यूज कर सकते हो फॉर लूप के अंदर भी। हर एक आइटम, ये जो आइटम्स मेथड है ये रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ टपल। तो हर एक टपल के लिए मैं कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहती हूँ। के और वी मेरे पास आ चुके हैं। के स्टैंड्स फॉर कीज एंड वैल्यू स्टैंड फॉर, वी स्टैंड फॉर वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी के और कॉमा, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक डैश और यहाँ पे लिख दिया वी। नाउ इफ आई प्रिंट इट तो आपको देखो इस तरीके से भी डेटा मिल गया। तो जब हम पहले लिख रहे थे, हम पहले किस तरीके से आउटपुट ले रहे थे फॉर एक्स इन, यहाँ पे क्या लिया है, फॉर की इन एक्स, पहले किस तरीके से प्रिंट करवा रही, यहाँ पे लिख रही थी मैं की कॉमा और डैश की मदद से इसे सेपरेट करते हुए मैं लिख रही थी एक्स के अंदर जो भी की है वो प्रिंट करवा दो। ठीक है, इसी तरीके से लिख रही थी तो भी आपको सेम आउटपुट मिल रहा था। बट अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आइटम्स मेथड का। यहाँ पे मैंने डी लिया है, यहाँ पे मैंने एक्स लिया, इसलिए डेटा आपको अलग तरीके से दिख रहा है। मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ। पहले हम इस तरीके से एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे थे और सेपरेटली डेटा जो है वो आउटपुट में आ रहा था। बट अब हम कैसे कर रहे हैं, आइटम्स मेथड के थ्रू। आइटम्स मेथड जो है वो रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ टपल, और वो लिस्ट ऑफ टपल्स जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। के इज गोइंग टू स्टैंड फॉर कीज एंड वी इज गोइंग टू स्टैंड फॉर वैल्यूज। आप यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से कैरेक्टर ले सकते हैं। तो अब हमने देखा आइटम्स मेथड। आइटम मेथड जो है वो रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ टपल्स रिप्रेजेंटिंग की वैल्यू पेयर्स, इस तरीके से। Next method is copy method. Copy method is to create exactly duplicate dictionary यानी कि cloned copy। हम यहाँ पे cloning की बात कर रहे हैं, ना कि aliasing की। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है कि aliasing में क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल की डुप्लीकेट कॉपी जनरेट होती है। बट जब हम क्लोनिंग की बात करें यानी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट होने की या रियल कॉपी जो होता है उसकी बात करें, तो उसमें ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट होती है, ना कि रेफरेंस वेरिएबल की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसके अंदर मैंने स्क्वायर ऑफ नंबर्स सेव किए हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये मैंने 3 नंबर्स के स्क्वायर के साथ इनकी की वैल्यू पेयरिंग की है। ये आपके पास डिक्शनरी में डेटा पड़ा हुआ है। अब अगर आप लिखते हो डी डॉट कॉपी इक्वल टू D1, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब आप डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो डी नाम की, तो इंटरनली क्या होगा, पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला डेटा होगा जो मैंने डिक्शनरी के अंदर रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट को कौन रेफर कर रहा है, डी, तो डी रेफर करेगा इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जब मैं लिखूंगी डी डॉट कॉपी तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम डेटा है इस कॉपीड ऑब्जेक्ट के अंदर भी, बट ये क्या हो रहा है, ये कॉपी जनरेट हो रही है। ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की एक कॉपी जनरेट हो रही है यहाँ पे। और इस कॉपीड ऑब्जेक्ट को या ये न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को कौन रेफर करेगा, D1। D1 इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो आप देख सकते हैं जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसे रेफर कर रहा है D1, और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए है रेफरेंस वेरिएबल D। तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अपने अपने रेफरेंस वेरिएबल हैं जो दोनों से अलग हैं। इसी को हम कॉपी बोलते हैं या क्लोनिंग बोलते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेशन होती है, ना कि रेफरेंस वेरिएबल की। रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग हैं, कोई कॉपी जनरेट नहीं हुई है। कॉपी किसकी जनरेट हुई, ऑब्जेक्ट की कॉपी जनरेट हो रही है। तो अगर मैं लिखूंगी डी डॉट कॉपी तो ऑब्जेक्ट की कॉपी जनरेट होगी। अगर मुझे एलियासिंग करनी है यानी मुझे रेफरेंस वेरिएबल की कॉपी क्रिएट करनी हो तो मुझे लिखना होता है D1 इक्वल टू D। उस केस में ऑब्जेक्ट नया क्रिएट नहीं होता, बल्कि D1 भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा होता। बट अभी यहाँ पे हम कॉपी सीख रहे हैं, तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर दैट।
नेक्स्ट इज अपडेट मेथड। अपडेट मेथड में सारे के सारे आइटम्स जो एक डिक्शनरी के अंदर हैं वो हम ऐड कर पाते हैं दूसरी डिक्शनरी में। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दीज टू डिक्शनरीज, एक है डी एक है एक्स। डी के अंदर मैंने ये डेटा लिया हुआ है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट एंड सी फॉर कैट। एक्स के अंदर मैंने डेटा लिया है डी फॉर डॉग, ई फॉर एग एंड एफ फॉर फिश। अब मुझे ये एक्स के अंदर जो भी डेटा है ये सारा का सारा मुझे डालना है डी के अंदर। देन आई कैन यूज डी डॉट अपडेट ऑफ एक्स। अगर मैं ऐसा लिखूंगी तो डी के अंदर सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो एक्स के अंदर है। ये देखो ये सारी की सारी वैल्यूज एक्स के अंदर से अब डी में भी आ गई हैं। एक्स वैसे का वैसा ही है, अपडेशन डी के अंदर हुई है। अब इसमें भी एक चीज होती है, सपोज आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो ऑलरेडी डी के अंदर है। तो अभी डी के अंदर क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये सारी की सारी कीज डी के अंदर है। आई कैन ऑल्सो चेक लाइक दिस कि डी के अंदर क्या क्या कीज हैं। डी के अंदर कीज हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब इनमें से ही कोई की अगर एक्स में भी होती, या सपोज एक और मैं ले लेती हूँ डिक्शनरी। अब मैंने y के अंदर जो डेटा लिया है उसमें मैंने कुछ चेंजेस की हैं वैल्यूज में, और कीज मैंने सिमिलर रखी हैं d के जैसे। d में a है की, b भी है और c भी है, ये सारी कीज हैं d के अंदर और y के अंदर भी हैं। अगर अब मैं इसको ऐड करना चाहूँ d के अंदर तो ऐड की जगह क्या हो जाएंगी, अपडेशंस हो जाएंगी। सपोज मैं लिखती हूँ d डॉट अपडेट ऑफ y, तो क्या होगा, ए की जगह अगर आप डी को अब प्रिंट करते हो तो कीज की वैल्यूज अपडेट हो गई हैं। पहले ए फॉर एप्पल था डी के अंदर, अब ए फॉर एंट हो गया, यानी वैल्यूज अपडेट हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक डिक्शनरी के अंदर अपडेट मेथड यूज करके दूसरी डिक्शनरी का डेटा डालते हो तो उस डिक्शनरी में अगर वो कीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अगर वो वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है, अगर वो कीज प्रेजेंट नहीं है तो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, या हम कह सकते हैं एंट्री जो है वो एक न्यू एंट्री क्रिएट हो जाती है। जैसे यहाँ पे न्यू एंट्रीज क्रिएट हो गई, डी पहले से नहीं था, यहाँ पे सिर्फ इतना डेटा था। ओरिजिनल डी में आप देख रहे हो सिर्फ इतना सा डेटा था जिसमें ए बी और सी कीज थे, लेकिन जब मैंने अपडेट मेथड यूज किया इसमें ये भी ऐड हो गया, नई एंट्रीज ऐड हो गई। अगर इसके बाद की बात करें तो जब मैंने y को यूज किया, y में a था और d में पहले से ही a था, तो वैल्यूज ऐड ना होके अपडेट हो जाती हैं। देन यू हैव डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। तो डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन का कॉन्सेप्ट है हमारे पास पाइथन में। कॉम्प्रीहेंशन कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर डिक्शनरीज ऑल्सो। जैसे हम लिस्ट में कॉम्प्रीहेंशन की मदद से लिस्ट क्रिएट कर पा रहे थे, एक ही लाइन के अंदर ढेर सारा कोड लिख के लिस्ट को क्रिएट कर पा रहे थे, वैसे ही हम डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं। और हमें पता है कि सेट कॉम्प्रीहेंशन इज ऑल्सो पॉसिबल एंड tuple comprehension is not possible. तो dictionary comprehension is definitely applicable in Python. For example, ये आपके पास dictionary comprehension की example है जिसमें मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कर्ली ब्रेसेस का। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, एक्सप्रेशन के साथ साथ मैं फॉर लूप लिख रही हूँ। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में मैंने की और वैल्यू स्पेसिफाई की है एक्सप्रेशन को लिखते हुए। एक्स इज द की एंड इसके साथ कॉलन में जो मैंने लिखा है ये वैल्यू से रिप्लेस होने वाली है। अब ये एक्स की जगह क्या क्या आएगा वो मैं लिख रही हूँ लूप के अंदर। तो ये है लूप, ये है एक्सप्रेशन। मैंने इफ कंडीशन को यहाँ पे इग्नोर किया है क्योंकि इफ कंडीशन ऑप्शनल होती है, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर मैं स्क्वायर्स को प्रिंट करूंगी तो 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर प्रिंट होके आएगा आपके पास। लेट अस ट्राई दिस। तो मैं लिख रही हूँ x इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में मुझे लिखने होते हैं एक्सप्रेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी माई की एंड देन x into x, this will be my value for x in a range of 1,6 and I'm gonna run it
x के अंदर आपके पास स्क्वायर है, सो दिस इज नंबर 1। नंबर 1 का स्क्वायर होता है 1, नंबर 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो की क्या है? नंबर, और वैल्यू क्या है? उसका स्क्वायर। ये आप कॉम्प्रिहेंशन की मदद से आपने ये कोड जो है रन किया है, और यहाँ पे आपने एक कॉम्प्लिकेटेड कोड को 1 लाइन में रन किया है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। इसी तरीके से अगर आप डबल्स भी निकालना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डबल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह अगर मैं 2 लिख देती हूँ और सेम कोड को रन करती हूँ, मैं डबल्स को प्रिंट करवा के दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज हैं वो डबल ऑफ द की है। आपके पास की है 1, की 1 का डबल होता है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। 2 का डबल होता है 4, 3 का डबल होता है 6, 4 का डबल होता है 8, और 5 का डबल होता है 10। तो इस तरीके से आपके पास कीज और वैल्यूज एसोसिएट हो गई हैं यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन। I hope this is clear to you all. So this is the end of today's video. If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.